दोस्त गीता नाम की लड़की जो एक 80 साल के प्रेमी को जान से मार देती है और मारने के बाद दोस्तों वो हंसने लगती है और सोचने लगती है कि उसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तभी वो अपने भाई के पास फोन करती है, वो कहती है कि मैंने अपने 80 साल के प्रेमी की हत्या कर दी है, अब उसको घर से कैसे निकाला जाए। दोस्तों तभी उसका भाई जो होता है एक लड़के के साथ आता है। आने के बाद दोस्तों वो राय मशवरा करने लगते हैं। दोस्तों इसी के बीच में उस लड़की का पति भी आता है। उसका पति डॉक्टर होता है। डॉक्टर ये मशवरा देता है कि लाश को 2 दिन हो चुके हैं। उसका पति जो डॉक्टर होता है वो कहता है अब हम इसकी लाश को एक ही तरीके से घर से बाहर ले जा सकते हैं, इसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करना होगा, क्योंकि 2 दिन के बाद जो खून होता है वो खून पूरी तरीके से जम जाता है और बॉडी को काटने में आसानी हो जाती है। उसका पति जो होता है उसके लाश के टुकड़ों को करता है और ले जाकर फेंक देता है। फेंकने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, घटना में एक जबरदस्त मोड़ आता है। आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक महिला इस तरह के कांड कर सकती है, क्या वो अपने प्रेमी की हत्या करके और उसके साथ ऐसा कर सकती है। दोस्तों घटना की सच्चाई को जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है 20 फरवरी को। एक निधि नाम की लड़की देहरादून के दून थाने में अपने पिता की सुर्दगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आती है और कहती है कि 7 फरवरी से उसके पिता जो हैं वो लापता हैं। निधि कहती है कि उसके पिता लापता हैं। इस तरीके से पुलिस वाले जो होते हैं उससे पूछताछ करने लगते हैं कि आपके पिता क्या करते हैं और किस किस से उसका मिलना जुलना था। तभी वो लड़की कहती है उसके पिता जो हैं एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हैं और वो अपनी नौकरी करते थे। इसी के बीच में दोस्तों वो लड़की कहती है 7 फरवरी से उसके पिता गायब हैं। दोस्तों 20 फरवरी को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आती है। तभी पुलिस जो होती है बड़ा हैरत में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। 13 दिन के बाद उसके पिता जो हैं वो घर पर नहीं पहुंचे। दोस्तों जगह जगह पुलिस जो होती है कड़ियों को जोड़ने लगती है और सीसीटीवी फुटेज को खंगालने लगती है। तो एक सीसीटीवी कैमरे में तो निधि के पिता की उम्र होती है 80 साल और उनका नाम होता है श्यामलाल। श्यामलाल जो होते हैं एक जगह सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो जाते हैं। वो घर एक होता है गीता नाम की एक लड़की का। दोस्तों उस लड़की की उम्र लगभग ऐसी 25 साल करीब होगी और वो सीसीटीवी कैमरे में उसका घर कैप्चर हो जाता है। वो अपनी बैग से वहीं पर जाते हैं। वो अपनी बैग ले जाकर उसके घर के सामने खड़ी करते हैं। दोस्तों इसी के बीच में पुलिस जो होती है गीता नाम की महिला के घर पर तलाश करने जाती है तो पता चलता है गीता कई दिनों से फरार है। इसी मोहल्ले पड़ोस के द्वारा उन्हें जानकारी मिलती है कि गीता का एक पति है जो एक एमबीबीएस डॉक्टर है और उसका एक भाई है जो काफी दिनों से लापता है। कई दिनों से उनका कोई पता नहीं है। अब पुलिस जो होती है जगह जगह दबिश देने लगती है। पुलिस जो होती है 20-20 हजार का इनाम उन पर रखवा देती है और उनकी छानबीन कराने लगती है। दोस्तों लगभग 25 तारीख को यानी 25 फरवरी को एक देवकन के जंगलों में एक लाश बरामद होती है और वो भी एक बोरे में भरे हुए टुकड़े टुकड़ों में लाश बरामद की जाती है। तभी निधि को बुलाया जाता है और उसकी लाश की शिनाख्त कराई जाती है तो पता चलता है वो लाश 80 साल के बुजुर्ग श्यामलाल की है जो निधि के पिता थे। और इस तरीके से अब तो पुलिस बहुत ज्यादा हरकत में आ जाती है और जगह जगह दबिश देने लगती है। अब उन आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाने लगती है। दोस्तों क्या होता है हर जगह जब पुलिस अपने मुखबिर फैला देती है, रिश्तेदारों को पकड़ कर लाती है, उनसे पूछताछ करती है। दोस्तों ये पता चलता है कि गीता नाम की लड़की जो कभी अमृतसर में, कभी महाकुंभ में और कभी देखी गई है। इसलिए वो पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करते हैं ताकि पुलिस उन्हें पकड़ ना पाए कि कभी तो वो अमृतसर पहुंच जाते हैं, कभी महाकुंभ पहुंच जाते हैं और कभी वे दिल्ली पहुंच जाते हैं। काफी मशक्कत के बाद पुलिस जो होती है उनको आखिर पकड़ कर ले आती है। जैसे ही पकड़ कर ले आती है तो वो चारों आरोपी वहां पर मौजूद होते हैं। चारों आरोपियों के नाम जिसमें गीता नाम की लड़की होती है और उसका पति हिमांशु जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है और एक गीता का भाई होता है और उसका साथी होता है। पुलिस जब ज्यादा ही सख्ती से पूछताछ करने लगती है तभी वो गीता नाम की लड़की कहने लगती है कि ये 80 साल का बुजुर्ग मेरे प्रेमी था और उससे पहले मेरे संबंध रह चुके थे। जब मेरे पहले पति ने मुझे छोड़ा था
उसके बाद मैंने इससे संबंध बनाए थे और इसके साथ ही में रहती थी। दोस्तों वो कहने लगती है कि मेरे पति हिमांशु जो एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं और जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा होता है, पैसों की कमी की खातिर वो अपने एग्जाम को छोड़ देता था और इसलिए कई साल से उसका ड्रॉप आउट, कई साल से उसके साल जो होते हैं खराब होते जा रहे थे। अब वो डॉक्टर नहीं बन पा रहा था। तो कहती है कि मैंने जब इससे शादी की थी तो ये बहुत ही ज्यादा आर्थिक तंगी में था हिमांशु। हिमांशु की पढ़ाई चल रही थी लेकिन इसके पास पैसे की कमी थी और ये बहुत ही ज्यादा परेशान था। तभी मैंने सोचा, गीता कहने लगती, तभी मैंने सोचा कि मेरा एक प्रेमी है जो 80 साल का बुजुर्ग है जिससे मेरे पहले संबंध रह चुके थे। ऐसा हम करते हैं कि उस बुजुर्ग से हम घर पर बुलाते हैं, बुलाने के बाद उसकी वीडियो बनाएंगे। अब वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करेंगे, उससे बहुत सारा पैसा निकलवाएंगे क्योंकि वो बुजुर्ग 80 साल का श्यामलाल जो होता है उसके पास पैसे की कमी नहीं थी क्योंकि वो एक प्रिंसिपल था। उसके अलावा उसके पास बहुत सारी संपत्ति होती है। अब गीता जो होती है पूरी तरीके से उसको फंसाने का प्लान बना लेती है। एक दिन ऐसा होता है, गीता जो होती है श्यामलाल को फोन करके कहती है कि आज घर पर आ जाओ, मैं अकेली हूँ, आज बड़ा अच्छा दिन है, तुम आ जाओ, आज हम कुछ मनोरंजन करेंगे और मौज मस्ती करेंगे। दोस्तों जैसी ये बात वो 80 साल का बुजुर्ग श्यामलाल सुनता है तो तुरंत ही अपनी बाइक लेकर उसके घर पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है और कुछ देर तक उस गीता से बातचीत करने लगता है। इसी के दौरान उसे पता चलता है, उसे एक ऐसा आभास होता है कि इस घर में कोई और भी छुपा है। लगता है कि उसके साथ कोई साजिश रची जा रही है। तभी वो घर से जाने लगता है। जैसे ही वो घर से जाने के लिए उठता है तभी गीता जो होती है उस बुजुर्ग आदमी का गला पकड़कर दबाने लगती है। इतनी देर तक उसका गला दबाए रखती है जब तक उस बुजुर्ग की मौत नहीं हो जाती है। जैसे ही वो श्यामलाल मर जाता है, मरने के बाद वो मुस्कुराने लगती है कि अब तो हमारा काम आसान हो गया। इसी तरीके से वो अपने भाई के पास फोन करती है। फोन करने के बाद कहती है कि मेरे हाथों एक आदमी का कत्ल हो गया है, अब इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। जैसे ही ये बात उसका भाई सुनता है तो सुनने के बाद कहता है कि मैं अभी मौके पर ही पहुंच रहा हूँ। वो अपने एक साथी को लेकर गीता के घर पर पहुंचता है। उस बुजुर्ग की लाश को एक दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाता है। 2 दिन के बाद फिर हिमांशु कहने लगता है कि इस लाश को अगर हम बाहर ले जाएंगे तो कोई ना कोई देख लेगा और हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए वो डॉक्टर था, डॉक्टर वाला दिमाग लगाने लगता है और कहता है कि ऐसा करते हैं कि इस लाश के हम टुकड़े टुकड़े कर बोरी में भरकर बाहर फेंकवा देते हैं जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। बॉडी का खून जो है वो जम चुका है, जिसका खून नहीं निकलेगा। इसलिए हिमांशु जो होता है उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करता है, टुकड़ों को बोरी में रखता है। बोरी में रखने के बाद जो गीता का भाई होता है और उसका एक साथी कार में रखकर ले जाते हैं। दोस्तों ले जाने के बाद उस बॉडी को नहर में फेंक देते हैं और उसकी जो बाइक खड़ी होती है, श्यामलाल की बाइक उसके घर के सामने खड़ी होती है, उस पर स्क्रैच लगा देते हैं, नंबर प्लेट को उखाड़ देते हैं, पूरा दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कहीं हम पकड़े ना जाएं। इसी आधार पर उस बाइक को वहीं उसी नहर के पास में फेंक आते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ये बात सारा कबूलनामा गीता नाम की लड़की कबूल लेती है। कबूलने के बाद उन चारों आरोपियों को चारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग होने लगती है क्योंकि ये मामला बहुत ही सोशल मीडिया के जरिए फैलने लगता है और लोग उसकी कड़ी निंदा करने लगते हैं कि एक महिला होते साथे ऐसा कांड कर सकती है, एक आदमी के टुकड़े कराकर सकती है और उसको नहर में फेंकवा सकती है। दोस्तों फिर क्या होता है, देहरादून पुलिस होती है, उत्तराखंड पुलिस जो होती है उसको बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की प्लान बनाने लगती है।